हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो आज हमें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधेयक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पारित होते हैं, तो इन सभी को हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि विधेयक से संबंधित जो है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विधेयक जो है ना 4 प्रकार के होते हैं देखा जाए तो। एक मेन विधेयक होता है जिसको बोलते हैं संविधान संशोधक विधेयक, जिसमें जो है तो भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, उसमें जो है तो छेड़ बदल बदल किया जाता है। तो ये जो है तो हमारे आर्टिकल 368 में है, 368 में जो है तो संविधान संशोधक विधेयक है। और दूसरा विधेयक है साधारण विधेयक, और एक और विधेयक होता है धन विधेयक और होता है वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है, जिसको हम आगे हम देखने वाले हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन और वित्त भले सुनने में आपको एक ही लग रहा होगा कि ये दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन आगे हमें इसके बारे में बहुत सारी हम अलग अलग चीज़ें बताएंगे। तो साधारण विधेयक जो है तो हमारा आर्टिकल 107 में है, और धन विधेयक 110 में, और वित्त विधेयक सीधा 117 में है। जो संविधान संशोधक विधेयक है ना, वो किसी भी सदन से पारित हो जाता है, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी सदन में पारित हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल इसका मेन काम क्या होता है कि मतलब कि संविधान में संशोधन, मतलब आर्टिकल 1 से 395 के बीच जो है अगर बदलाव करना हो तो इस विधेयक को हम पारित करेंगे। किसको? संविधान संशोधक विधेयक को पारित करेंगे। इसमें जो है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि किसी विधेयक में जो तो मतभेद हो जाता है ना, कि लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा पारित नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर राज्यसभा विधेयक को पारित कर दिया तो लोकसभा पारित नहीं कर रहा, तो इस बीच जो है ना फिर वो होता है प्रस्ताव, मतलब कि वो होता है राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदन आकर बैठते हैं संयुक्त अधिवेशन में, ठीक है। फिर उसमें जो है तो फिर आगे जो आगे कार्यवाही होती है, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, ठीक है। और संविधान संशोधक विधेयक में एक और बात है कि मतलब विधेयक पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसे जो है तो वापस लौटा भी देता है, पुनः लौटा भी देता है। अगर राष्ट्रपति इससे सहमत नहीं है, राष्ट्रपति को थोड़ा अजीब लग रहा है, या फिर राष्ट्रपति जो है इस विधेयक से खुश नहीं है, तो इसे पुनः विचार करने के लिए लौटा देता है। तो राष्ट्रपति इसमें एक अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करता है इस विधेयक को लौटाने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति किस वीटो पावर का यूज करके इस विधेयक को लौटाता है। तो हम बात कर लेते हैं साधारण विधेयक की। तो साधारण विधेयक जो है तो आर्टिकल 107 में रहता है। साधारण विधेयक हो गया जैसे कि किसी सदन से भी पारित हो जाता है, ठीक है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। इसमें भी जो है तो संविधान, अब ये जब दोनों सदन में पारित हो रहा है तो मतलब समझ जाइए कि इसमें जो है तो वो क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संविधान संशोधक विधेयक और साधारण विधेयक में प्रमुख अंतर है। तो अब हम देख लेते हैं कि विधेयक जो है तो होता क्या है एग्जैक्टली। विधेयक को बोलते हैं एक ड्राफ्ट, मतलब कि सपोज दैट कि मतलब जो अधिकारी होते हैं, जो केंद्र में अधिकारी बैठे होते हैं, वो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मसौदा, मतलब कि उसमें उस विधेयक के संबंध में सभी चीज़ें मेंशन होती है, लिखी होती हैं, उसे वो तैयार करते हैं। और मंत्री, मतलब वित्त मंत्री, विधेयक कौन पारित करता है? मतलब मंत्री पारित करते हैं। और धन विधेयक कौन पारित करता है? वित्त मंत्री पारित करता है, ठीक है। मतलब वित्त से संबंधित जो भी विधेयक है उसे पारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे स्वयं पारित नहीं करता, खुद पारित नहीं करता लोकसभा में। वो जो तो अपने मंत्रियों द्वारा, मतलब कि वित्त मंत्री को जो तो ऐसा करने की अनुमति देता है कि तुम वित्त विधेयक को पारित करो। तो अब जब अधिकारी जो है तो उस मसौदे यानी ड्राफ्ट को तैयार करते हैं, तो फिर मंत्री लोग उसे लोकसभा या राज्यसभा में रखते हैं, जो जिसमें रखा जाएगा। अगर संविधान संशोधक विधेयक है तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों जगह रखा जा सकता है। अगर वित्त से संबंधित विधेयक है, धन विधेयक है, तो लोकसभा में रखा जाएगा। तो लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। तो फिर लोकसभा या राज्यसभा में जिसमें रखा गया है उसमें जो तो विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के बाद विधेयक में चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसमें मतदान होगी। मतदान होने के बाद वो जो है तो विधेयक उस सदन से पारित होकर अगले सदन में चला जाएगा। अब जो है तो मतदान में भी कई प्रकार के जो है तो उसमें कटौती होती है, उसमें कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं।
जैसे साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती, गिलोटिन कटौती, ये सब जो है तो मतदान में होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको भी अगली वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी मेरा मेन फोकस है विधेयक के बारे में। तो अब देख लेते हैं कि लोकसभा में पारित होने वाली कौन कौन सी विधेयक है। तो जैसे बजट हो गया, ठीक है, धन विधेयक हो गया और वित्त विधेयक हो गया, ये जो तो लोकसभा में पारित होते हैं। और राज्यसभा में जो होता है जैसे अखिल भारतीय सेवा से संबंधित विधेयक हो गए, राज्य सूची के विषय में जो है तो कानून बनाने वाले जो तो विधेयक हो गए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो लाया जाता है वो उसका जो प्रस्ताव है ना वो भी राज्यसभा में ही पारित होता है। अब आप लोग को पता ही होगा कि भाई उपराष्ट्रपति के बारे में जो महाभियोग लगाया जाता है वो राज्यसभा में ही क्यों लगाया जाता है? क्या इसका उत्तर आप लोगों को पता है? तो उसका उत्तर मैं ये बताता हूँ, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, अब उसके बारे में जो कुछ भी चर्चाएं होंगी, मतलब कि उसके नेचर के बारे में, वो अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो जो तो किसी और मुल्क के प्रभाव में तो नहीं आ गया है, तो इसके बारे में जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो तो राज्यसभा के सदस्यों मंत्रियों को ही होगी ना, मंत्रियों को ही होगी। तो अब उसके बारे में मंत्री खुश है नहीं खुश है तो उसके बारे में मंत्री ही जो है तो महाभियोग लाएंगे। तो जो विधेयक जो तो राज्यसभा से पारित होने के बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर विधेयक जो है तो राज्यसभा से पारित हो गया, ठीक है, और लोकसभा में लाया गया, लेकिन उस टाइम पे लोकसभा नहीं है, लोकसभा का विघटन हो गया है या फिर लोकसभा का चुनाव बाकी है, तो क्या वो विधेयक नष्ट हो जाएगा? क्या विधेयक मान्य नहीं होगा? तो विधेयक जो तो सुरक्षित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे विधेयक नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो राज्यसभा से पारित हुआ है। ठीक है, राज्यसभा से पारित हुआ है, और लेकिन राज्यसभा तो बरकरार है ना, भले राज्यसभा से पारित हुआ है लेकिन राज्यसभा में बरकरार है, भले लोकसभा नष्ट हो गई है। तो अब जब अगली लोकसभा आएगी तो उस अगली लोकसभा में रख दिया जाएगा और विधेयक को पारित करा लिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा में पारित और राज्यसभा में पहुंचते ही लोकसभा नष्ट भंग हो जाए तो, ठीक है, लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा? तो अब तो जैसे कि जिस तरह राज्यसभा में विधेयक पारित था तो जो है तो लोकसभा भंग हो गई, लेकिन विधेयक भंग नहीं हुआ, क्योंकि उसका मेन सोर्स मतलब राज्यसभा जहाँ से पारित हुआ वो तो बरकरार है। अब इसमें भी आप देख लीजिए, अब इसमें तो मेन सोर्स ही चला गया, अब लोकसभा ने पारित किया और लोकसभा ही भंग हो गई, तो उसमें विधेयक भी भंग हो जाता है। ऐसा जो है ना, तो यूपीएससी में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आर्टिकल 108 में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। संयुक्त अधिवेशन, बार बार संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की अभी, तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन ये होता है कि अगर लोकसभा राज्यसभा के मध्य गतिरोध हो रहा है, मतलब कि मोटा मोटी चल रहा है दोनों के बीच, तो और ये बात और आगे ना बढ़ जाए तो राष्ट्रपति इसे जो है तो अपने स्वेच्छा से इसे जो है तो लाती है, और इसका अध्यक्ष जो है तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। और यह जो है संविधान के सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में जो तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉल का मतलब होता है कि एक तरफ राज्यसभा होती है तो दूसरी तरफ लोकसभा होती है संसद में, और बीच का एक हॉल होता है, ठीक है, उसको सेंट्रल हॉल बोलते हैं। इसका उपयोग जानते हैं क्या कब कब होता है? जैसे कोई मेन गेस्ट आते हैं देश विदेश से बड़े बड़े लोग, और जब प्रारंभ में मतलब पहले जो हमारा संविधान जो लिखा गया था तो सेंट्रल हॉल में ही हमारा संविधान लिखा गया था, सेंट्रल हॉल में, तो इसी में जो है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और इसका अध्यक्ष जो है तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष क्यों होता है? तो जाहिर सी बात है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, इसलिए जो है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है तो होता है, इसका अध्यक्ष होता है। अब इसके कारण क्या होते हैं बुलाने के? हाँ, एक और बात कि मतलब कि ये जो संयुक्त अधिवेशन है वो किस देश से लाया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। ये हमारे जो है तो वन डे एग्जाम के लिए अभी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये जो संविधान संशोधक है तो किस देश से लाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। कि क्या क्या कारण हो जाते हैं कि इस संविधान संशोधक को लाया जाता है? तो जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि लोकसभा राज्यसभा के बीच जो तो गतिरोध होने पर ना इसको लाया जाता है। तो गतिरोध आखिर कैसे होता है? ठीक है, तो गतिरोध तब होता है जब अगर कोई विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है तो वो अगर वो राज्यसभा उसे पारित नहीं कर रहा है या फिर 6 महीने से ज़्यादा उसे पारित करने में समय ले रहा है, तब जो है तो इस विधेयक को बचाने के लिए राष्ट्रपति जो है तो
मतलब कि संयुक्त अधिवेशन लाता है कि दोनों के बीच जो है तो और ज़्यादा मतभेद ना हो। ठीक है, अब ये तो मेन कारण हो गया। और इसी साथ अगर आप और ज़्यादा लाइनें बढ़ाना चाहते हैं अपने मेन सेंसर राइटिंग में, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई एक सदन पारित कर दिया, अगर दूसरा सदन पारित नहीं कर रहा है, तो इस बीच जो है तो हम ये संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं। या फिर दूसरा सदन पारित कर दिया, पहला सदन पारित नहीं कर रहा, तो हम इस बीच में हम संविधान संशोधक संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो अब मेन मोटिव है हमारा विधेयक, तो उसको हम देखते हैं। तो इस ये संयुक्त अधिवेशन को हम थोड़ा सा समझ लिए कि एक आर्टिकल 108 में है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है, और इसका मेन काम होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच हो रहे गतिरोध को रोकना। तो हम धन विधेयक के बारे में देख लेते हैं। धन विधेयक जो तो हमारे आर्टिकल 109 में है। ठीक है, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा में होगा। इसका निर्णय लोकसभा ही करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए जो तो इस धन विधेयक के संदर्भ में कोई भी पावर नहीं होती। अगर लोकसभा ने इस धन विधेयक को पास कर दिया है और राज्यसभा में भेज दिया है, तो राज्यसभा को इसे पास करना ही करना होगा। अगर राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है, इसके बाद यह विधेयक स्वयं पारित हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, तो फिर 14 दिनों के लिए क्यों रोकती है? तो 14 दिनों के लिए वह इसलिए रोकती है क्योंकि संविधान में यह भी मेंशन है कि अगर लोकसभा के पास कहीं छोटी मोटी भूल हो गई हो, तो राज्यसभा जो है तो उस 14 दिन के अंदर जो है तो उस विधेयक को अच्छे से देखकर अगर इसमें अपना कोई मोटिव देना चाहती है, कोई सुधार या सुझाव देना चाहती है, तो वह दे सकती है। ठीक है, इसे जो है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो है तो इसे पेश किया जाता है, और इसे राष्ट्रपति जो है तो दोबारा इसे जो है तो जैसे बोलते हैं ना, राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करके इसे दोबारा सदन में भेज देता है। तो ऐसा राष्ट्रपति इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के कारण ही तो यह पेश हुआ है। संयुक्त अधिवेशन में इसमें नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वा लोकसभा की ही पावर होती है। राज्यसभा इसमें कोई सिर्फ नाम मात्र का होता है। कुछ एग्रेसिव पॉइंट्स हम ये देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से विधेयक जो है तो धन विधेयक नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत सारी 4-5 जो तो दे दिया जाएगा, उसमें बोल दिया जाएगा आप इसमें से छाटिए कौन सा धन विधेयक नहीं है। तो धन विधेयक जैसे जुर्माना हो गया, लाइसेंस का पैसा हो गया, ठीक, धन विधेयक को नहीं जाता। ठीक है, धन विधेयक में नहीं आते। और स्थानीय टैक्स का पैसा भी ये धन विधेयक नहीं होते हैं। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है? तो सरकार के हाथों से पैसा निकालना, ठीक है, सरकार के खाते से पैसा निकालना वो धन विधेयक का काम होता है। ठीक है, अब उस पैसे से विकासात्मक काम करना, कोई पुल बनवाना, सड़क बनवाना, ठीक है, तो वो वित्त विधेयक हो जाता है। तो अब एक छोटा सा वीडियो था, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।